टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री जिनका सब्सिडरी का होने वाला है जून के महीने में, तो उनका मैं आपको लेके आ जा रहा हूँ। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हैं। तो मैं आपको आज घटना चक्र जो पुस्तक है उससे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो हम उसी के सेक्टर को आज कंप्लीट करेंगे। ऑनर्स भी इसी सेक्टर से पूछा जाए तो सब्सिडरी भी, और वही जो चैप्टर आपका सब्सिडरी में वो सारा चीज़ घटना चक्र में दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको यही करूँगा। तो यहाँ पे पहला है, भीमबेटका के रॉक साल्ट किसकी तलहटी में है? तो ये विंध्य रेंज की तलहटी में है, मध्य प्रदेश में। और देश की गुफाएं एवं ऐतिहासिक गुफा जो चित्रों और भित्ति चित्रों के लिए बेहतरीन उदाहरण है तो भीमबेटका के लिए, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो कालीबंगा। एक कालीबंगा ही ऐसी जगह है जहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, बाकी सब जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस नवपाषाण स्थल के गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो वो है बुर्ज होम। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल्के जूते, खेल युगल समाधान में कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? तो वो है युगल सावधान। फिर है, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? तो वह है दैमाबाद। दैमाबाद गुजरात में नहीं है। लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो वह है गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो वह लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे है? तो वह साबरमती की नदी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। मतलब हड़प्पा कालीन लोग लोहा से प्रचलित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के तट पर? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी अभी तक अपठित है। लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार होते हैं। फिर अब इस साइड आ जाते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वह है लोथल। फिर गुजरात में है, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषता नहीं है? तो वह सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे तो वह शहरी थे, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या चंदोदड़ो या हड़प्पा में से किस सिंह की मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो वह मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो वह धौलावीरा। जुगल सावधान, फारस की मोहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए जाते? उत्तम किस्म के जौ। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्ज होम और दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण है? तो वो है मेहरगढ़। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो सुमिलित करें तो ये बिल्कुल सही है कि ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से, जिसको स्नानागार कहा जाता है। हड़प्पा में स्टेच्यू ऑफ प्रिस्ट के लिए ये प्रसिद्ध है। कालीबंगा हल्के चिन्ह यहाँ पे मिले हैं, और लोथल पत्तन है जिसको बंदरगाह कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? ग्रेट ग्रेनरी जिसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति के। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो यह म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। अब ये था कुछ सारांश। अब हम यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में है, ऐतिहासिक के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा गया? ऐतिहासिक के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा गया है। ऐतिहासिक के आरंभिक काल को क्या कहा गया है? पुरापाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता प्रागैतिहासिक काल होता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण सभ्यता आती है, उपकरणों के भिन्नता के लिए होती है। और जिस काल का लिखित साक्ष्य नहीं होता, याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब आता है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अभी जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे थे, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भोपाल से जो कि 45 किलोमीटर अंदर है, वो भी ये कि भित्ति चित्रकारी के लिए, गुफा चित्रकारी के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। किस काल या युग के पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? तो वह पुरापाषाण युग के सब औजार सबसे पहले
पाए गए हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ थी, शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो वही शहरों की गलियाँ जो है चौड़ी भी होती थी और सीधी। और यहाँ की सड़कें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब अगर पूरब से पश्चिम गया, पश्चिम और फिर इस तरह से समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और इनकी गलियाँ और सड़कें हैं चौड़ी और सीधी होती थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन बहुत अच्छा देखने को मिला था। ओके। फिर उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो चूंकि है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का खंडर रावी नदी के तट पर पाया जा गया था और मोहनजोदड़ो का खंडर सिंधु नदी के तट पर पाया गया था। तो ये भी पूछा जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बचा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। ऑब्वियसली मोहनजोदड़ो, अभी जैसा कि ऑप्शंस में आपको हम बताए थे, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो यहाँ की लिपि अज्ञात थी, अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं किया गया। यहाँ पे 64 चिन्ह थे, 250 से 400 अक्षर थी, लेकिन अभी तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है और ये लिपि चित्रात्मक थी, मतलब चित्र के आधार पर बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मृतक पाए थे इसलिए मृतकों का टीला कहा गया है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? धान्यगार, जिसमें अनाज रखा जाता था, धान्यगार है। इसकी जो लंबाई है 45.75 और चौड़ाई 22.86, ये कभी नहीं पूछा जाता है। और मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार रहता था। आपसे पूछा जाएगा विशाल स्नानागार कहाँ रहता है? तो मोहनजोदड़ो में। इसकी लंबाई चौड़ाई डज नॉट मैटर, आपसे नहीं पूछेगा कभी भी। अब हम आते हैं नीचे में, विशाल स्नानगार अर्थात ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में, जैसा कि अभी हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो यहाँ नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों में जो है नृत्य करती हुई मूर्ति एक मिली है, वो भी नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति मिली है। यही वहाँ की महत्वपूर्ण रचना में से एक है। अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर, देवी माता का पूजा संबंधित थी। तो यह है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता का जो पूजा संबंधित था वो किससे संबंधित था? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह जिसको कहा जाता है तो वो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो है जो बंदरगाह पे है, जो कि अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में, जो कि भगवान नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज जो है एस आर रॉ के निर्देशन में करवाई गई थी 1955 तथा 1962 ईस्वी में। ठीक है। और यहाँ को जहाज़ों की गोदी भी बताया गया, जहाज़ों की गोदी लोथल को ही बताया गया है। ठीक है। लोथल नामक नगर स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो वह सिंधु घाटी का। निम्न में से कौन सी घाटी सभ्यता बंदरगाह का शहर माना जाता है? तो वह लोथल को बंदरगाह माना जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा बंदरगाह के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा नहीं, अभी तो लोथल ने बंदरगाह के लिए था, तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र, क्योंकि कालीबंगा सिंधु कालीन सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में यह विद्यमान है। कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो वहाँ की अर्थव्यवस्था व्यापार थी, व्यापार वहाँ की ताकत थी। सिंधु घाटी, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता का व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे यह व्यापार प्रधान थी और सिंधु सभ्यता की ताकत व्यापार थी। और इसके अर्थव्यवस्था में कृषि का, पशुपालन का योगदान था, लेकिन दूसरे में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? तो लोहा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। अब यहाँ पे आते हैं, फिर 20 नंबर है सौतुगई अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? तो वह अफगानिस्तान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सौतुगई और मुंडीगाक, ये सिंधु घाटी सभ्यता की ही एक शहर का नाम है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता। अब यहाँ पे आते हैं वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आपका खत्म हो चुका है। अब वैदिक सभ्यता में आते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता उस समय कौन थे? इंद्र। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर। फिर 4 जाने माने वर्णों में सब पहले स्थान पर कौन है? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्षूद्र।
श्रीमद् भगवद गीता किस कथा ग्रंथ का महाभाग है? महाभारत का है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग के प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। जौ, गेहूँ, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को लोगों को नहीं था? वो तंबाकू का। मानव जाति में सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सी है? ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। प्राचीन भारत के लोग कितने वर्णों में विभाजित थे? तो 4 वर्ण में विभाजित थे। तो वो 4 वर्ण वही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में। यजुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो यजुर्वेद। ये और बाकी सब ये है उपवेद है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद ये उपवेद है। और एक धनुर्वेद आता है, इसके अंतर्गत एक धनुर्वेद भी आता है जो कि उपवेद है, जबकि यजुर्वेद ये ऋग्वेद है, वेद के अंतर्गत आता है। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों में संबंध रखता है? यजुर्वेद। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। अब आते हैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उनके उत्पाद, मतलब दूध और दूध से बनी वस्तुएं वैदिक आर्यों के लोगों का प्रमुख भोजन हुआ करता था। फिर उसके बाद यहाँ पे ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किए गए थे? तो वो है जौ। जौ का दूसरा नाम यव भी है, ये बात याद रखिएगा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस अन्न का प्रयोग किया गया था? सर्वप्रथम तो जौ या यव। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वह है तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वैदिक काल के लोगों ने किया था, जिसे ऋग्वेद में अयस्क नामक धातु का उल्लेख है। अयस्क शब्द इसे कहा जाता था, अयस। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ओके, अब यहाँ पे आते हैं 5 नंबर पे। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप को वेदत्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है, अब आते हैं आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोह क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो वह है ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो पहले ब्रह्मचर्य होना चाहिए, 1 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ, गृहस्थ का मतलब शादी कर लेना चाहिए। फिर 50 से 75 वानप्रस्थ मतलब घर का त्याग। फिर उसके बाद सन्यासी 75 से 100। ओके, हिंदू धर्म में मानव जीवन में यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है 25 से यहाँ पे है धर्मशास्त्र में मनुष्य को 100 वर्षों मानकर प्रत्येक आश्रम में 25 से 25 वर्ष का निर्धारित किया गया है। अर्थात ब्रह्मचर्य के आरंभ के लिए 25 वर्ष, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वानप्रस्थ के लिए 75 और संन्यास के लिए 75 से 100। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो वह है जवालोपनिषद में। ओके, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। घोड़े के द्वारा उन्होंने चलाए गए रथों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था, इसलिए ये आर्य जो है पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। आपको जैसे बताया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आय का साधन क्या था? व्यवसाय ही था। फिर यहाँ पे आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थे। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय से जुड़े थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चक्की चलाने वाली है और मैं कवि हूँ। तो यहाँ पे वन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी कि अब जिसको जो करना है कि वो उस हिसाब से अपना व्यवसाय कर सकता है। और ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में वन व्यवस्था उसके जात पर निर्भर करने लगी कि क्षुद्र का बेटा क्षुद्र वाला ही काम करेगा या फिर राजा का बेटा राजा ही रहेगा। ये उत्तर वैदिक काल में आ गया था। अब आते हैं ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, किस तथ्य से? निम्नलिखित में से तथ्य से पुष्ट होता है। तो यह ऋग्वेद गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश गायों युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहित को दिए जाने वाले उपहार गाय होती, ना कि जमीन होती थी। पुरोहित को उपहार में जो दिया जाता था वो गाय ही होती थी। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सही है। ऋग्वेद को गाय के संदर्भ में गाय को अस्तकर्णी कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऋग्वेद में, तो गाय का जो है ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख। आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में गाय को 176। अधिकांश युद्ध गाय के लिए होते थे। ऋग्वेद में युद्ध का प्राय गविष्ठ था। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं
पुरोहित को दी जाती थी। दक्षिणा की बात आए तो आमतौर पर गाय दी जाती थी। भूमि कभी नहीं होती थी। अभी ना भूमि आपके लिए मेन हो गया, लेकिन उस समय गाय जिसके पास जितना वो ज़्यादा अमीर होता था। ऋग वैदिक लोग गाय चराने, खेती कराने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। यहाँ पे भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, गाय निजी संपत्ति होती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो वो था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने आर्यों को एक जाति के रूप में इंडिकेट किया। आर्यन जनजाति का प्राचीनतम बस्ती कहाँ था? तो वह सप्त सिंधु। सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्राचीनतम बस्ती कौन था? सप्त सिंधु उनका प्राचीनतम है। सप्त जो कि सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। ओके, सप्त सिंधु। अब आते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो वह समिति। मुखिया के चुनाव में शामिल होती है तो वह समिति। ऋग्वेद में समिति ने 9 बार उल्लेख है। आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में समिति का कितना बार उल्लेख है? 9 बार। और फिर उसके बाद समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त। तो ऋग्वेद में जो समिति का कितना बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था। ठीक है। और राजा के निर्वाचन एवं पुनर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें दिया जाता है? तो वह ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के बारे में वर्णन है। वैदिक युग के राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। कर के रूप में वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता है। बलि को संग्रहित करने वाले अधिकारी भागदूत या भागदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता को कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया, जो सूर्य देवता को क्या है? समर्पित है। फिर उसके बाद भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। और फिर उसके बाद किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और यह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। फिर इसका निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय राजवल्लभ को चुनौती दे दी थी? तो वह गार्गी ने। गार्गी ने ही याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दिया गया था, और जिसका उल्लेख आपको बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि समस्त नहीं माना जाता है? तो वह गंधर्व विवाह को विधि समस्त नहीं माना जाता है। और आपसे पूछा जाएगा किस विवाह को, यहाँ पे टोटल पहले हिंदू धर्म में 16 संस्कारों के एक संस्कार माना जाता था। प्राचीन विवाह में 8 तरह के विवाह होते थे। नंबर 1 ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। 4 विवाह जो रहते थे वो विधि समस्त थे, बाकी सब गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच, ये सब जो विवाह थे ये विधि समस्त विवाह नहीं कहलाते थे। ओके, आप लोग को टोटल 8 विवाह है, और कौन कौन से विवाह मतलब विधि समस्त है और कौन कौन से नहीं है ये हम आपको बता दिए। शुरू का 4 जो है विधि समस्त है, ब्राह्मण विवाह, दैव्य विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य। फिर इसका बाद का 4 जो विवाह है वो विधि समस्त विवाह नहीं होते थे। बौद्ध एवं जैन धर्म। तो ये आपका यहाँ तक जो है वीडियो रहा, और बाकी का जो टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जल्दी से जल्दी आप पढ़ाई कीजिए और अपने एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। आई विश आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आज तारीख है आपका 3, ठीक है, तो रहने दीजिए। आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तो उस समय देखेंगे, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजकता वाली बहुत ज़्यादा जगह पे नेट की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, तो कुछ एग्ज़ाम भी रद्द हुआ है। फिजिक्स सब्सिडरी का जो एग्ज़ाम होना था मैथ ऑनर्स के लिए वो भी रद्द हो गया है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, जब डेट आएगा उस समय देखेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।